हेलो दोस्तों, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के अनुसार पिछले क्लास में हम लोगों ने संविधान सभा का अध्ययन किया था कि संविधान को बनाने के लिए मुख्यतः कितने सदस्य नियुक्त किए गए थे तथा कितने सदस्य कहां से चयनित किए गए थे। इसके बाद से आज के इस क्लास में हम लोगों का जो टॉपिक है वह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात जिस प्रकार से आपने किसी भी बुक का अध्ययन करते हैं तो उसके प्रारंभ में उस बुक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्शाया जाता है। इस बुक के अंदर आपको किन किन बिंदुओं पर अध्ययन करना है, उसी तरह से यह जो प्रस्तावना है हमारे भारतीय संविधान के संबंध में यह बताता है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है, भारत के संविधान में किस प्रकार के बातों का उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको हम लोग देखते हैं कि भारत की प्रस्तावना में क्या क्या कहा गया है। एक महत्वपूर्ण बात, यह प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था और फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है और 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया गया था, प्रस्तावना को, अर्थात भारत के संविधान में जोड़ने का काम किया गया। इसमें कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ध्यान दीजिएगा, यानी कि 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सभी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ध्यान दीजिएगा, बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत मुख्यतः किन किन बातों का उल्लेख किया गया है जिसको हमने देखा। फिर से मैं एक बार इसको दोहरा देता हूं, हम भारत के लोग भारत को
एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता होगी। प्राप्त कराने के लिए तथा उन सभी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अगर आप एक दो बार इसका अध्ययन कर लेंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि यह भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है यह बिल्कुल आपको याद हो जाएगी। इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में जिन शब्दों का उल्लेख किया गया है, जिन तत्वों का उल्लेख है, उन तत्वों का क्या अर्थ है। जैसे प्रारंभ में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, ध्यान दीजिएगा, हम भारत के लोग का तात्पर्य यह है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और चूंकि आप जानते हैं कि भारत के अंदर जो अंतिम शक्ति है भारत के जनता में निहित होती है, इस वजह से इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया कि हम भारत के लोग, यानी कि भारत के लोग ही क्या हैं, संप्रभु हैं, यानी कि सर्वोच्च शक्ति इन्हीं के पास निहित होती है। भारतीय जनता को जो अधिकार मिले हैं वह संविधान का आधार है। इसके बाद से दूसरा जो शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ध्यान दीजिएगा, जब हमारा देश ब्रिटेन का गुलाम था उस समय हमारे देश में हमारी अपनी भूभाग थी, अपना जनसंख्या था, यहां शासन भी चल रहा था किसी न किसी के द्वारा, लेकिन हमको संप्रभुता नहीं प्राप्त थी और प्रस्तावना में कहा गया कि भारत क्या होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो कि राज्य होगा। इसका तात्पर्य है आंतरिक या बाह्य किसी भी प्रकार से निर्णय लेने के लिए भारत क्या होगा, स्वतंत्र होगा। अर्थात किसी भी देश के दबाव में आकर के या किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं करेगा। किसी भी देश के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी संधि है, समझौता है, तो उसको करने के लिए भारत क्या होगा, स्वतंत्र होगा। भारत के अंदर भारत का जो शासनाध्यक्ष है, अगर किसी तरह का निर्णय लेना है तो वह निर्णय लेने के लिए भी क्या होगा, स्वतंत्र होगा। वह किसी भी प्रकार से किसी दूसरे देश के शासनाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष के दबाव में आकर के निर्णय नहीं लेगा। तो इस तरह से दूसरे शब्द का अर्थ हो गया कि वह आंतरिक या बाह्य दोनों रूप में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। इसके बाद से तीसरा जो शब्द है समाजवादी, इस शब्द का आशय है कि भारत का न तो किसी अन्य देश, अर्थात समाजवादी शब्द का आशय यह है कि ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन के मुख्य जो साधन होते हैं, पूंजी है, जमीन है, संपत्ति है, इन सभी पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ साथ वितरण में समतुल्यता अथवा सामंजस्य की स्थापना हो। अर्थात समाज में समानता की स्थापना की जानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही निर्धन है, गरीब है, तो उसको भी समाज में समानता का दर्जा देने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। इसके बाद से अगला जो शब्द है वह है धर्मनिरपेक्ष। कहीं कहीं पर आपको पंथ निरपेक्ष भी मिलेगा, तो धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों शब्दों के अर्थ समान ही है। अर्थात भारत एक ऐसा राज्य होगा, भारत एक ऐसा देश होगा
जिसमें किसी एक धर्म को विशेष महत्व नहीं है बल्कि सभी धर्मों को समान महत्व प्रदान किया गया है। संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे कि भारत में किसी एक विशेष धर्म को जो है कि महत्व न प्रदान किया जाए, और इस प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी भारत के नागरिकों को प्रदान किया गया है। इसके बाद से अगला जो शब्द है वह है लोकतंत्रात्मक, यानी कि भारत एक ऐसा देश होगा, भारत का संविधान होगा ऐसा कि लोकतंत्रात्मक होगा। और लोकतंत्रात्मक का मतलब आप समझते होंगे कि अंतिम जो शक्ति है वो जनता में निहित होती है। इसके साथ ही साथ भारतीय नागरिकों को वयस्क मताधिकार, सामाजिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप हैं। इसके साथ साथ अब्राहम लिंकन की आपने परिभाषा पढ़ा होगा कि लोकतंत्र का तात्पर्य यह है कि जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन होता है। उसके बाद से अगला जो शब्द है गणराज्य, ध्यान दीजिए। गणराज्य का तात्पर्य यही होता है, सीधे सीधे आप समझेंगे कि कोई भी देश है उस देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वह जनता के द्वारा, किसके द्वारा? जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचित होगा। एक शब्द आपने वंशानुगत सुना होगा। वंशानुगत में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई राजा है तो वह आजीवन राजा बना रहता है और उसके न रहने पर फिर से इस राजा के द्वारा या तो किसी नामित व्यक्ति को या फिर इस राजा का जो बड़ा बेटा होता है उसको फिर से क्या बना दिया जाता है? राजा बना दिया जाता है। तो इसको हम लोग राजतंत्र के नाम से जानते हैं। परंतु गणराज्य शब्द जहां भी लगा रहेगा अर्थात इसका मतलब यह है कि उस देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, उस देश का जो प्रमुख व्यक्ति होगा वह वंशानुगत न होकर के जनता के द्वारा कुछ समय के लिए निर्वाचित किया जाता है और फिर से उसका कार्यकाल समाप्त होने के बाद से फिर से उसका निर्वाचन होता है। तो इस तरह से प्रस्तावना के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को देखा गया। फिर से आगे और भी शब्द हैं जिसको हम लोग देखते हैं। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का तात्पर्य यह है कि भारत एक ऐसा देश होगा जहां पर सामाजिक रूप से का तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, नस्ल के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए। जैसा कि अनुच्छेद 17 मूल अधिकार में आपने पढ़ा है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत। अगर भारत में कोई भी व्यक्ति छुआछूत को मानता है तो अर्थात वह कानूनन क्या हो जाएगा? अपराध हो जाएगा। उसी प्रकार से आपने सामाजिक अधिकार पढ़ा है, सामाजिक समानता, विधि के समक्ष समानता। तो सामाजिक समानता का तात्पर्य यही है कि सभी व्यक्ति सामाजिक दृष्टिकोण से समान है, ना तो कोई उच्च है ना तो कोई निम्न है। इसके साथ साथ आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। आर्थिक का तात्पर्य यह है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने व्यवसाय को करने के लिए स्वतंत्रता होगी। किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष जो है कि रोजगार या व्यवसाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। वह अपने विवेक के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार, अपने जीविका हेतु वह आर्थिक अर्जन हेतु व्यापार कर सकता है। इसके साथ साथ राजनीतिक न्याय यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जैसे चुनाव लड़ने के लिए या फिर मतदान करने के लिए सभी व्यक्ति क्या हैं? स्वतंत्र हैं। तो इस तरह से भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया गया है और इस प्रस्तावना में इसका उल्लेख भी किया गया। इसके बाद से स्वतंत्रता,
स्वतंत्रता का तात्पर्य यह है कि यहां स्वतंत्रता का तात्पर्य नागरिक स्वतंत्रता से है। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। यह व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करता है, अर्थात भारत को अनेक क्षेत्रों में, भारत के लोगों को अनेक क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके साथ साथ समानता, अर्थात समानता के दृष्टिकोण से भी भारत में, जैसे आप लोग देखेंगे कि समानता के अधिकार में, मौलिक अधिकार के अंतर्गत हमें अनेक क्षेत्रों में समानता प्रदान की गई है। किसी के साथ किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, हर नागरिक को स्थिति और अवसर की क्षमता प्रदान करती है, जिसका अभिप्राय है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान किया जाए। इसके बाद से अगला जो शब्द है भातृत्व, या फिर हम इसको कह सकते हैं बंधुत्व। दोनों शब्द है, भातृत्व या बंधुत्व। इसका शाब्दिक अर्थ होता है भाईचारे की भावना, और प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होता है। पहला, व्यक्ति का सम्मान, और दूसरे देश की एकता और अखंडता। और इस तरह से मौलिक कर्तव्य में भी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करने की बात की गई है। तो इस तरह से भातृत्व मीन्स बंधुत्व, अर्थात भाईचारा की भावना हम सभी लोगों के अंदर विद्यमान होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का वैमनस्य की भावना नहीं होनी चाहिए। और यह हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत जो प्रस्तावना है उसके महत्वपूर्ण तत्वों को हम लोगों ने देखा। इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत ये जो प्रस्तावना है, यह प्रस्तावना किस देश से लिया गया है। तो हम बात करेंगे अगर प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है, तथा इसकी जो भाषा है वह कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो इन दो बातों को आपको विशेष रूप से याद रखना है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है, परंतु इसकी जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके साथ ही साथ इसमें तीन शब्द जो हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये जो तीन शब्द हैं, ये तीन शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन के दौरान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे 1976 में। यानी कि 42वां संवैधानिक संशोधन होता है, विधेयक लाया जाता है और इसमें संशोधन करके 1976 में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द हमारे प्रस्तावना में जोड़े गए। एक बात यहां महत्वपूर्ण हो जाता है, अगर मान लीजिए कि पूछा जाए कि प्रस्तावना में आज तक कितनी बार संशोधन हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ एक बार जो है कि हमारे प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, और वह भी 42वें संवैधानिक संशोधन के दौरान 1976 में। और इसमें तीन शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया है। तो इस तरह से आज के क्लास में हम लोगों ने संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन किया गया। फिर से हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।